आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल क्विक रैंक पे, जहां हम लोग अपने सीटेट के ईवीएस के सिलेबस को यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले आप अपने एनसीईआरटी के 3rd और 4th क्लास की एनसीईआरटी को ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग आज 5th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी आखिरी क्लास है। लेकिन इसके बाद हम लोग अपने सीटेट के पेपर में आए हुए और जो आने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन सवालों पे हम अगली क्लासेस में नज़र डालेंगे। आज की इस आखिरी क्लास की हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहली स्लाइड में हम लोग देखेंगे हमारे जो इंसान है उनके पास होती हैं टोटल 5 सेंस, 5 इंद्रियां, जिसमें हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और आपकी त्वचा यानी कि आपकी स्किन आती है। लेकिन जानवरों के पास एक छठी इंद्री यानी कि एक छठी सेंस होती है, जिसमें जानवर अपने आने वाली जितनी गतिविधियां हैं, जैसे भूकंप या किसी भी नेचुरल डिजास्टर को भांप लेते हैं। यहाँ पे एनिमल्स के पास हमारे जैसी सेंसेस तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में दे कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड एंड दे कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने शिकार को, जिनको उन्हें खाना है, उसको पता नहीं कितनी ही दूर से वो लोग देख लेते हैं और वहां से उनका शिकार करके उनको खा पाते हैं। सिमिलरली कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फेंटेस्ट साउंड यानी कि जो सबसे स्लोएस्ट पिच का साउंड भी होगा, जो सबसे धीमी, जो आपको नहीं सुनेगी लेकिन उन जानवरों को सुनेगी। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं चींटी को। एक चींटी जो पूरी सर्दी लगातार मेहनत करके अपना खाना लेती है, पूरी गर्मी मेहनत करेगी, सर्दी में आराम से बैठकर खाएगी। चींटी क्या करती है? हमेशा लाइन में चलती है। आपने देखा होगा, चींटी एक डिसिप्लिन्ड इंसेक्ट है जो कि हमेशा एक लाइन में रह करके अपना कार्य करती है, अपना खाना उठाना, अपना घर बनाना या कोई भी अन्य गतिविधि। साथ साथ चींटी जो है अपने पीछे, जब वो चलती है, वो अपने पीछे जमीन पर चलते चलते एक ऐसी स्मेल छोड़ देती है, एक ऐसी गंध छोड़ती है, जिसके सहारे जितनी भी बाकी की चींटियां हैं वो अपने बिल में जाने का, अपने एंट हिल में जाने का, चींटी कहाँ रहती है? एंट हिल में रहती है। अपने एंट हिल में जाने का एक जरिया ढूंढती है, जो किससे होता है? स्मेल से। कोई भी चींटी अपनी स्मेल छोड़ती है और उस स्मेल को फॉलो करके जो है बाकी की जो चींटियां हैं वो अपने एंट हिल में या अपने खाने के पास जो है वो बहुत आसानी से पहुंच पाती हैं। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि आंट यानी कि चींटी के पास ऐसा कौन सा गुण है जिसके सहारे वो अपनी बाकी चींटियों को अपने पास ला पाती है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिससे बाकी चींटियां अपने घरों तक आसानी से पहुंचती हैं, वो क्या है? स्मेल, जो कि कौन छोड़ रही है? चींटी छोड़ रही है, एक जमीन पर, उसी जमीन पर जहां वो चल रही हैं। अगले में हम देख रहे हैं सिल्क वॉर्म। आपने सिल्क यानी कि रेशम के बारे में तो सुना होगा। सिमिलरली जो सिल्क वॉर्म है ये रहता है मलबेरी लीव्स पे। मलबेरी यानी कि जो शहतूत की पत्तियां होती हैं वहां ये रहता है। शहतूत की पत्तियों पे ये अपना ककून बनाता है। ककून से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, यानी कि रेशम मिलता है। ककून अपनी फीमेल को, उस टाइम पे जीपीएस या उनको जीपीएस की जरूरत नहीं है कि वो अपनी फीमेल को या अपने जुड़े किसी भी अपने साथी को जो है वो ढूंढ पाए, तो उसको जीपीएस नहीं, वो क्या करता है? वो अपनी फीमेल वॉर्म को, यानी कि जो उसकी मादा सिल्क वॉर्म है, वो उसको कई किलोमीटर दूर से सिर्फ उसकी स्मेल के सहारे ढूंढ लेता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्कवॉर्म किस सहारे अपनी फीमेल को ढूंढ रहा है, तो वो ढूंढ रहा है अपनी स्मेल के, उसकी फीमेल की स्मेल के सहारे। अगले में हम देखते हैं एक ऐसा अनपेड सिंगर जो आपकी नाक में दम करता ही होगा, राइट, जो कि है मच्छर। मच्छर से होती है कई बीमारियां, लेकिन इरिटेशन लेवल वेरी हाई। एक ऐसा इंसेक्ट है जो आपकी बॉडी की जो दुर्गंध है या जो सुगंध है उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती हैं। ये आपको जो है आपकी बॉडी स्मेल से पहचानते हैं। साथ साथ ये आपके जो सोल ऑफ फीट है, यानी कि जो आपके पैर के जो तले होते हैं, वहां की स्मेल से वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और आपको काटना इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ साथ द हीट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जितना हाई होगा, आपकी बॉडी का ताप जितना ऊंचा होगा, उतनी ही आसानी से एक मच्छर आपको ढूंढ सकता है और फिर आप जानते ही हैं कि वो हमला करेगा।
तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन बॉडी को, यानी कि जो मच्छर है वो किसी भी मानव जीव की जो उसकी दुर्गंध है वो उसको कैसे खींचता है अपनी तरफ, तो पहला तो यही है कि सोल ऑफ योर फीट, यानी कि जो आपके पैर के जो तले हैं उससे, और साथ साथ आपकी हीट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके जो शरीर है, आपकी जो देह है उसके ताप से। यहाँ हम देख रहे हैं डॉग्स को, यानी कि कुत्ते। आपने स्ट्रे डॉग्स, गली के कुत्ते, पालतू कुत्ते बहुत देखे होंगे। जगह जगह जब वो जाते हैं तो सूंघते हैं। सूंघते क्यों हैं? ताकि कोई भी दूसरा कुत्ता अगर उनकी टेरिटरी में, यानी कि अगर उनके क्षेत्र में आ रहा है तो वो वहां उसे पहचान कर अपने एरिया को डिफेंड कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ये तो अपने एरिया में शेर है। तो यहाँ पे ये अपना एरिया मार्क करते हैं, और मार्क करने के लिए ये यूज करते हैं स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड द पॉटी, यानी कि अपने यूरिन की स्मेल से ही अपना एरिया मार्क करते हैं। और अगर इन्हें किसी दूसरे डॉग की यूरिन या उसके वेस्ट की स्मेल, अगर उनकी पॉटी की स्मेल उनको आती है, तो वो जल्दी से समझ जाते हैं कि हमारे एरिया में कोई दूसरे कुत्ते का आगमन हो रहा है जिसे इन्हें कंट्रोल करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डॉग्स हैं वो किस तरीके से अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी टेरिटरी को मार्क कर रहे हैं, तो वो कौन सा तरीका है? स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और इट्स पॉटी। अगले में हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स को। यहाँ पे बर्ड्स को दिखाने का जरिया ये है कि बर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल उनके टॉप ऑफ द हेड पे होती हैं, यानी कि बिल्कुल सर के ऊपर, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आंखें अपने सर के दोनों तरफ होती हैं। जिनकी आंखें टॉप ऑफ द हेड पे होती हैं उनमें हम देखते हैं जैसे कि हमारे ईगल हो गया, जैसे ईगल है, और आपकी चील है, बाज है, ये सब जो होते हैं इनकी जो आंखें होती हैं बिल्कुल टॉप पे होती हैं। साथ साथ जो पैरट जैसे पक्षी आप देखते हैं उनका क्या होता है? उनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं, और दोनों तरफ आंखें होने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि वो एक समय पे दो अलग अलग चीजों पे एक ही बार में फोकस कर सकते हैं, यानी कि एक आंख से वो इस तरफ देख सकते हैं और दूसरी आंख से इस तरफ देख सकते हैं। तो नेम द बर्ड्स दैट हैव द कैपेबिलिटी कि वो एक ही बार में दो तरफ का फोकस कर सके, तो वो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि पैरट हो गया, स्पैरो हो गया। ठीक है, अगले में हम लोग देख रहे हैं आईज जो है फिक्स्ड होती हैं। कई जानवर ऐसे हैं, कई पक्षी ऐसे हैं जिनकी आंखें एक जगह पे फिक्स्ड रहती हैं, वो मूव नहीं कर पाते अपनी आंखों को। मूव ना कर पाने के कारण उनका जो व्यू है उस व्यू को कैप्चर करने के लिए वो लोग अपनी गर्दन को मूव कर पाते हैं। गर्दन को मूव करना उनके लिए सबसे आसान होता है। जैसे हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आउल, यानी कि उल्लू। उल्लू अपनी हेड को, अपनी गर्दन को 270 डिग्रीज तक रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, ताकि वो इजीली अपने आसपास के व्यू को एक्सेस कर सके। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने व्यू को एक्सेस करने के लिए अपनी गर्दन को मूव कर सकता है, या ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें एक जगह पे फिक्स है इसलिए वो अपनी गर्दन को मूव कर रहा है, तो वो हमारा उल्लू है, यानी कि आउल। और आउल कितने डिग्री तक अपनी नेक को रोटेट कर सकता है? वो होता है 270 डिग्रीज। आते हैं अगले सवाल पे। यहां पे हम कुछ ऐसे पक्षी देख रहे हैं जिनकी नजर बहुत तेज है। हम किसी को भी उदाहरण देते हैं कि इसकी निगाह तो चील से भी तेज है, तो चील की निगाह वाकई में तेज होती है। चील, बाज, उल्लू, इन सब की निगाह तेज होने का सिर्फ एक कारण है, ताकि वो अपने जो प्रे है, यानी कि उनका जो शिकार है, उसको ऊंचाई से कितना भी ऊंचा उड़ ले उसको कहीं दूर से भी उसे देख सके और उसका शिकार करके उसको खा सके। तो ये जो पक्षी होते हैं ये फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, यानी कि 8 मीटर तक के डिस्टेंस को भी एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक जगह स्थिर रह करके। तो उनके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका बाज, वल्चर आपने सुना होगा, आपने ईगल सुना होगा, और साथ साथ हमारा आउल। तो आउल की दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जान चुके हैं। पहला कि वो अपनी गर्दन को रोटेट करता है क्योंकि उसकी आइज फिक्स्ड है, और साथ साथ दूसरा कि वो अपने प्रे को 8 मीटर या बहुत दूर के डिस्टेंस से भी कैप्चर कर सकता है, उसका शिकार कर सकता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए आउल के ऊपर तो बहुत इजीली उसको टारगेट किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जानवरों का जो विजन है वो इंसानों जैसा नहीं होता। जानवरों का विजन डे टाइम में अलग होता है, नाइट टाइम में अलग होता है। नाइट टाइम में विजन अलग होने का कारण ये होता है ताकि इजीली अपने प्रे को कैप्चर कर सके। किसी भी जंगली जीव या किसी भी जंगली पक्षी को आप देखेंगे, उनका उनकी जो सेंस मिलने का कारण है सिर्फ यही है क्योंकि उनको अपनी फूड चेन को कंप्लीट करना है, खाना खाना है, भोजन करना है।
सारे जानवर घास फूस नहीं खा सकते, कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें मीट चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए कुछ जानवरों का जो विजन है, डे टाइम में उनका जो विजन होता है वो अलग होता है। ये विजन आपको डे टाइम में दिखेगा, जिसमें सभी कलर एक जैसे नहीं दिखते, कलर्स अलग अलग दिखते हैं। कई कलर ऐसे हैं जो कुछ जानवरों को दिखते भी नहीं हैं, इसलिए उनको इस तरीके का शेड दिखता है। रात में उन जानवरों का जो विजन है वो हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट। वो रात में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देख पाते हैं, लेकिन इजीली उनको कैप्चर कर सकते हैं अपनी आंखों के सहारे। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहां हम देख रहे हैं एक सांप। हमने देखा था कि कई जानवर ऐसे हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखते, उनमें से एक जानवर ऐसा है सांप, जो कि हमारा रेप्टाइल कैटेगरी का है। रेप्टाइल यानी कि जमीन पे रेंगने वाला। ये जो रेप्टाइल है इसके कान बाहर की तरफ नहीं होते, कान के बदले ये जमीन पे होने वाली वाइब्रेशंस को फील करता है। अगर आप जमीन पे चलेंगे तो चलने से जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होती है, उस कंपन को ये अपनी स्किन यानी कि अपने त्वचा के सहारे जो है भांपते हैं, और उस कंपन के सहारे अपने आप को प्रोटेक्ट करना या अपने जो भी इनका शिकार है उसे कैप्चर करना इनके लिए बहुत आसान होता है। सवाल आया कि कौन सा ऐसा जानवर है या कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जो जमीन पे होने वाली वाइब्रेशंस को फील करके सुनता है, या जिसके कान नहीं है लेकिन जमीन की वाइब्रेशंस को फील करके अपना आगे का स्टेप लेता है। तो वो और कोई नहीं, वो सिर्फ हमारा सांप है। अगली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं लंगूर। आपने बंदर देखे होंगे, बंदर की ही एक कैटेगरी है लंगूर, जो बंदर से अलग इस तरह होते हैं कि उनका मुंह जो है वो काला होता है और उनकी पूंछ नॉर्मल बंदर से काफी लंबी होती है। लंगूर यहाँ पे आपको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि लंगूर में एक ऐसी खासियत होती है कि वो पेड़ पे चढ़ करके अपने आसपास के मंडराते हुए खतरे के लेकर एक इस तरीके का साउंड निकालते हैं कि वो अपने बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, अपने ग्रुप के जो बाकी के लंगूर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा साउंड निकालता है कि वो अपने आप को सेव कर सके। पेड़ पे चढ़ने वाले जो जानवर होते हैं, जो इनका शिकार करते हैं, जैसे कि चीता हो गया, टाइगर हो गया, इजीली पेड़ पे चढ़ के इनका शिकार ना कर पाए, ये भाग पाए उस पेड़ से जहां पे चीता या शेर का जो है फील किया गया है कि वहां पे दिखे हैं, तो उनसे बचने के लिए ये अपने टीममेट्स को एक ऐसी साउंड के सहारे बचाते हैं जो यही लोग आपस में एक दूसरे की समझ पाते हैं। यहां हम देख रहे हैं बर्ड्स को। बर्ड्स का भी काम सिमिलर होता है। आपने बर्ड्स की चहचहाने की आवाज सुनी होगी, लेकिन सभी चहचहाहट एक जैसी नहीं होती। कई बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अलार्मिंग कॉल्स देती हैं। अलार्मिंग कॉल्स यानी कि खतरे की घंटी। आपने अर्थक्वेक के टाइम पे देखा होगा, फायर के टाइम पे देखा होगा, किसी भी स्कूल या बिल्डिंग में एक फायर अलार्म बजता है, वो क्या है? खतरे की घंटी है, जिसको सुनकर हम अपने आप को बचा रहे हैं। पक्षी का भी काम यही है। अपने झुंड को या अपने झुंड के अलावा किसी दूसरे पक्षी को भी अगर उन्हें बाज का या चील का खतरा महसूस होता है तो वो अलार्मिंग कॉल्स देते हैं, यानी कि खतरे की घंटी को चलाने के लिए एक ऐसा ट्वीटिंग साउंड निकालते हैं, ऐसी तीखी नॉइज निकालते हैं, जिससे कि बाकी चिड़ियाओं को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसा खतरनाक पक्षी आ चुका है जिससे इनको खतरा है, और ये अपने आप को और बाकी के पक्षियों को उस खतरनाक पक्षी से प्रोटेक्ट करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिसंबर 2004 में आई थी सुनामी, जो कि अंडमान एंड निकोबार को हिट की थी। इसके दौरान हमारा जो साउदर्न मोस्ट पोर्शन था हमारे इंडिया का, वो भी इसमें डूब गया था, जिसको हम लोग इंदिरा पोर्ट बोलते हैं। हमारे इंडिया का एक साउदर्न पार्ट था, साउदर्न मोस्ट पार्ट इंदिरा पोर्ट, जो कि 2004 की सुनामी में पूर्णतः डूब गया था, और आज हम साउदर्न मोस्ट उसको नहीं मानते। दिसंबर 2004 में आई थी अंडमान एंड निकोबार में एक ऐसी सुनामी जिसका अलार्म सबसे ज्यादा जानवरों को महसूस हुआ था। जब ये सुनामी आया था तो जानवर अपने सी को छोड़ करके तट पे आ गए थे। कुछ जानवर ऐसे थे जो भगदड़ इतनी मची वहां पे कि वो लोग छोड़ गए, पूरे लैंड को छोड़ गए, पूरे आइलैंड को छोड़ गए, और उस आइलैंड में जो है वो घर में घुसना, होटल में घुसना, बहुत तबाही मची थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान एंड निकोबार में कौन सी ऐसी सुनामी थी या कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसमें एनिमल्स के सहारे सबसे इजीली लोग समझ गए थे कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो वो है दिसंबर 2004 की सुनामी, जो कहाँ आई थी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हमें दिख रही हैं डॉल्फिन्स, इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट एलिमेंट। यहाँ
डॉल्फिन्स की हमने देखा होगा, जो सर्कस होते हैं या फिर जो वाटर सर्कसेस होती हैं, वहाँ पे जो गाइड्स होती हैं, जो ट्रेनर्स होती हैं, वो डॉल्फिन से इंटरैक्ट कर पाती हैं, उनसे बात कर पाती हैं। डॉल्फिन का शिकार करती है शार्क या कोई भी बड़ी मछली। तो जब इनको लगता है कि हमारे आसपास कोई बड़ी मछली, कोई व्हेल या फिर किसी भी तरीके की कोई शार्क है जिससे इनको खतरा है, तो ये भी क्या करती हैं, ये एक दूसरे को मैसेज करती हैं। और साइंटिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, जिनमें से एक हमारी डॉल्फिन है। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये चीज़ नोटिस करी कि डॉल्फिन जो होती है वो अलग अलग साउंड में, अलग अलग साउंड वेव से अपने मैसेज को कन्वे करती हैं। तो साइंटिस्टों ने ये यकीन दिलाया है कि डॉल्फिन्स जो है उनकी एक स्पेशल कम्युनिकेटिंग पावर है, जिसमें वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्लॉथ। इसको सबसे आलसी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बहुत आलसी होता है। सबसे आलसी होता है हमारा कोआला। कोआला बेयर दिन के 22 घंटे सोता है, लेकिन जो स्लॉथ है वो आलस में पीछे नहीं है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसलिए कंपटीशन में टक्कर देने के लिए स्लॉथ ने अपना स्लीपिंग टाइम फिक्स कर रखा है कि वो 17 घंटे सोएगा ही सोएगा एक दिन में। आपने किसी भी मूवी में या किसी भी इजी एक्सेसिबल किसी एड में आपने देखा होगा, स्लॉथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत आलसी जानवर होता है। 17 घंटे एक ही ट्री को ये पकड़ लेते हैं, एक ट्री की टहनी को उसको जकड़ के, और 17 घंटे की नींद अपनी एक दिन में निकालते ज़रूर हैं। यहाँ पे हम देखेंगे द स्लॉथ ईट द लीव ऑफ दैट सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। स्लॉथ अपना एक पेड़ चुन लेता है जिस पेड़ पे उसको रहना है, जिस पेड़ पे उसको सोना है, और फिर उसी पेड़ की जो पत्तियां हैं, जो खाना है, वो उसी पेड़ से ही अपना ग्रैब करता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसको नींद मिल रही है, उसको खाना मिल रहा है, नौकरी उसको करनी नहीं है, तो ये तो यही करेगा ना। लेकिन हमें तो ऐसा बनना नहीं है, हमें तो उठना है, हमें जागना है, हमें भागना है, हमें पढ़ना है। हमें स्लॉथ नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें टाइगर बनना है। तो डोंट बी लाइक अ स्लॉथ, बी लाइक अ टाइगर, सुपर एक्टिव। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स। स्लॉथ का जो लाइफ स्पैन है वो 40 ईयर्स का होता है। ऑब्वियस सी बात है, ना कैलोरीज बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है, आराम हो रहा है। आराम में 40 सालों का लाइफ स्पैन तो बहुत बड़ी बात है। इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, यानी कि 40 साल के इस जीवन जो काल है उनका, उसमें कम से कम भी 8 पेड़ ये बदलते हैं। यानी कि हर पेड़ पे 5 साल का एक एवरेज मान के हम लोग ले सकते हैं। वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये छुट्टी मनाता है। मान लीजिए संडे, अब काम कर रहा है, उसका काम क्या है, सोना और खाना। अब उसके लिए छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए, तो ये छुट्टी मनाने के लिए सिर्फ हफ्ते में एक बार उतरता है और एक बार उतर के अपने आप को रिलैक्स करता है। तो अगर सवाल बना कि स्लॉथ दिन में कितने घंटे सोता है, या फिर कौन सा ऐसा आलसी जानवर है जो तकरीबन 8 साल पेड़ों से चिपका रहता है, तो वो आपका और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्लॉथ है। अगले में हम लोग देख रहे हैं टाइगर को। अभी हम बात ही कर रहे थे टू बी सुपर एक्टिव, तो अब हम देखेंगे कि टाइगर की तरह सुपर एक्टिव बना कैसे जाए। जैसे टाइगर जो है वो 6 टाइम बेटर देख सकता है एट नाइट। डे विजन टाइगर का अच्छा नहीं होता। दिन में टाइगर को धुंधला दिखता है, या फिर जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शेडी या ब्लरी दिखते हैं। लेकिन टाइगर का नाइट विजन बहुत ही सुपर कमाल का होता है, इसीलिए जो उसका विजन रेगुलर है उससे 6 गुना बेहतर वो रात में देख रहा है। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibrations in air. जो उसकी whiskers हैं, जो उसकी मूछें हैं, वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हवा में होने वाली किसी भी हलचल को या किसी भी गतिविधि को वो बहुत आसानी से भांप लेते हैं। They help the tiger move in the dark and find its prey. जो whiskers हैं उसके, वो उसको अंधेरे में मूव करने में बहुत हेल्प करते हैं, साथ साथ अपने शिकार को ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around. एक खासियत है बहुत तगड़ी कि जो टाइगर के जो कान हैं वो एक जगह फिक्सेटेड नहीं है, वो मूव कर सकते हैं। मूव करना ये नहीं कि रोटेट होके पीछे चले गए, ऐसे नहीं। सिर्फ उनकी मूवमेंट जो है वो फ्लैपी होती है, और इस फ्लैपी मूवमेंट से वो हर डायरेक्शन के किसी भी साउंड को एक्सेस कर पाते हैं, जहाँ पे वो आसानी से अपना शिकार कर सके या कभी कभी अपने को होने वाले खतरे से भी बच सके। The ears of the tiger, okay, this is done. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. जो टाइगर की जो दहाड़ है उसको आप 3 किलोमीटर दूर से भी पहचान सकते हैं। इतनी
तेज दहाड़ होती है, इतना तगड़ा साउंड वेव होता है कि आप उसको 3 किलोमीटर दूर तक भी उसको सुन सकते हैं। Each tiger has its own area which may cover several kilometers, and tigers also mark their territory with the help of their urine। जिस तरीके से एक कुत्ता अपनी टेरिटरी को, अपने एरिया को यूरिन की मदद से, यानी कि अपने जो यूरिन है उसकी स्मेल से मार्क कर रहा है, उसी तरीके से टाइगर भी अपने एरिया को उसके यूरिन की स्मेल से मार्क कर रहा है, ताकि कोई और टाइगर या कोई भी और टाइग्रेस अपने उस एरिया को इससे छीन ना सके। तो टाइगर के पोर्शन से आपको बहुत से ऐसे सवाल मिलेंगे, जैसे कि टाइगर का विजन कौन से पीरियड आर में अच्छा होता है, तो वो नाइट आर में अच्छा होता है। टाइगर की विस्कर किस लिए हेल्प कर रही हैं? टाइगर की विस्कर उसको हेल्प कर रही हैं मूव इन द डार्क एंड ऑल्सो फाइंड इट्स प्रे। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके ईयर इजीली मूवेबल होते हैं, तो वो और कोई नहीं, हमारा टाइगर है। साथ साथ आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा जानवर है जिसका रोर, यानी कि जिसकी दहाड़ आप बहुत दूर से सुन पा रहे हैं, तो वो आपका टाइगर है। टाइगर अपना एरिया मार्क कैसे कर रहा है? यूरिन के थ्रू मार्क कर रहा है। यहां हम देख रहे हैं एलिफेंट टस्क और राइनोसोरस का हॉर्न, जिसकी बिक्री या जिसकी तस्करी आज इलीगल है। एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए मारा जाता है, राइनोसोरस को उनके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है, स्नेक को उनकी स्किन, टाइगर और लेपर्ड को उनकी स्किन के लिए। जो दिलजेर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम तो शेर बनेंगे और इनका शिकार करके अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाते हैं, लेकिन वो और कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को गधा साबित कर रहे हैं। एलिफेंट को अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसको उसके टस्क के लिए मारा जा रहा है, उसके दांत के लिए मारा जा रहा है, तो वो और कोई नहीं, आपका हाथी है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसको उसके हॉर्न के लिए, यानी कि उसके सींग के लिए मारा जा रहा है, तो वो आपका राइनोसोरस है। साथ साथ क्रोकोडाइल और स्नेक को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। क्रोकोडाइल और स्नेक की जो स्किन है उससे बनता है लेदर, और लेदर के बैग, लेदर की बेल्ट लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। कहीं कहीं तो कार सीट्स का शो ऑफ होता है कि मेरी गाड़ी की सीट तो लेदर की बनी हुई है, असली लेदर है, क्रोकोडाइल और स्नेक स्किन का बना हुआ है। तो यहाँ पे उनकी स्किन को हंट किया जा रहा है लेदर प्रोडक्शन के लिए। आपने सुना होगा मस्क डियर। किसी शरारती बच्चे को हम क्या कहते हैं कि ये तो टिकता ही नहीं, इसके पेट में कस्तूरी है। पेट में कस्तूरी होने का रेलेवेंस यहां से आया है कि हिरन के पेट में वाकई कस्तूरी होती है, और हिरन कैसा होता है? छलांगे मारता है, एक्टिव होता है। तो ये जो मस्क डियर है, इसको सेंट बनाने के लिए, यानी कि इत्र या परफ्यूम किसी तरीके का उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके पेट में मिलती है कस्तूरी। और ये जो कस्तूरी है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी होती है। और कौन सा जानवर है, कौन से स्पेशलिटी का डियर है? सिर्फ मस्क डियर। हर डियर में नहीं मिलती कस्तूरी, सिर्फ और सिर्फ मस्क डियर में मिलती है। और उसी डियर की जो कस्तूरी है उसके पेट से निकाल करके उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में हम लोग यूज करते हैं। फिर आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कई ऐसे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, कई ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं जहां पे जानवरों को सुरक्षित किया जा रहा है। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटिंक्ट, एक होते हैं एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको देखने का जो नसीब था वो हमारा रहा नहीं, लेकिन जो एंडेंजर्ड है, यानी कि जिनको खतरा है कि वो शायद लुप्त हो सकते हैं, तो उन लुप्त होते हुए जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रावधान निकाला कि इन जानवरों को बचाने के लिए हम बनाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व और साथ साथ नेशनल पार्क। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपसे सवाल किया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से इंडियन स्टेट में स्थित है, तो वो आपका है उत्तराखंड। ठीक, साथ साथ घाना है, घाना नेशनल पार्क आपका है भारतपुर डिस्ट्रिक्ट में। भारतपुर कहाँ है? इन राजस्थान। ये यहाँ पे इन जानवरों को इस तरीके से संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है कि कोई भी हंटर, कोई भी शिकारी इन तक पहुंचकर इनका शिकार ना कर सके या किसी भी तरीके के व्यापार में इनका इस्तेमाल ना कर सके। अगला हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्नेक। स्नेक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉइजनस, एक होते हैं नॉन पॉइजनस। जो जहरीले स्नेक हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 4 हैं, जिनमें से बहुत ज्यादा जहर होता है। जो सुपर वेनेमस है वो है आपका कोबरा, ठीक है। और फिर आता है आपका कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में डुबोया कहा जाता है।
और सॉ स्केल्ड वाइपर यानी कि जिसको अफाई कहा जाता है। ये लोकल नेम्स अगर आपके पेपर में पूछे जाएं कि डुबोया या फिर जो रसल्स वाइपर है वो किस नाम से जाना जाता है, तो डुबोया के नाम से जाना जाता है। सॉ स्केल्ड वाइपर किस नाम से जाना जाता है, अफाई के नाम से जाना जाता है। या फिर आपसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इन दिए गए सांपों में से जो जहरीला सांप है उसको पहचानिए, तो वो और कोई नहीं, ये 4 निकलेंगे, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। यहाँ पे आप कोबरा देख रहे हैं, बाकी 2 सांप आपको यहाँ दिखाए गए हैं। फिर हम आए हैं सांप। सांप के जहर को सिर्फ मारने के लिए नहीं यूज किया जाता, असल में सांप का जहर ही आपकी जान भी बचा सकता है। कई जगह पे सांपों को पकड़ के उनके जहर को पूर्णतः निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उनको मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पास या मेडिकल साइंस फोरम्स में उनको भेजा जाता है ताकि उनके निकाले गए जहर से उन्हीं का एंटीटोड बनाया जा सके। ये तरीका होता है सांप के जहर को निकालने का। क्या किया जाता है, सांप के फैंक्स को दबा करके उनका जितना जहर है उसको कंप्लीटली निकाल लिया जाता है और उस निकाले हुए जहर से इनके एंटीटोड्स बनते हैं। तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जहर ही उसका एंटीटोड है, तो वो और कोई नहीं, हमारा सांप है। फिर हम आ रहे हैं, गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। असल में स्नेक्स का पालना, उनको टेम करना गवर्नमेंट ने इलीगली, उसको इलीगल घोषित करके उसको बैन किया हुआ है। रीज़न ये है कि कई लोग सांप के जहर का अपने ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा एक्ट निकाला है जिसके तहत स्नेक की टेमिंग करना, स्नेक को पालना कंप्लीटली बैन है इन इंडिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं टेस्ट बड्स। आपकी जीभ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स होते हैं। आपकी जीभ सिर्फ एक तरीके के टेस्ट को एक्सेस नहीं करती और सिर्फ एक ही जीभ आपके सभी टेस्ट को एक्सेस नहीं करती। हमें जो मोस्ट स्वीट एक्सेस मिलता है वो मिलता है ऑन द टिप ऑफ द टंग। आप सबसे ज़्यादा मीठा कहाँ फील कर पाओगे, ऑन द टिप ऑफ योर टंग। जो साइड पोर्शंस है वो आपके सॉल्टी फ्लेवर्स को मार्क करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सॉल्टी फील होगा। कभी आंवला खाइए, इमली खाइए, वो आपको खट्टा लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खट्टा कहाँ लगेगा, दांतों की तरफ। तो जो सोर है वो आपका पीछे चला जाता है दांतों की तरफ, और जो बिटर है वो कड़वा। लोग दवाई क्यों पीछे लेते हैं, ताकि वो इजीली स्वेलो हो सके, और वहीं पे आपको कभी कभी जब दवाई गलने लगती है तो वहीं पे आपको बिटरनेस फील होती है। यहाँ हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब खाना खाया है, पाचन भी करना है। पाचन करने के लिए ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने खाना खा लिया, अब वो खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में जाने वाला जो खाना है वो सारा खाना आपका ईसोफेगस अपने सहारे बाकी के पार्ट्स में पहुंचाती है। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ये इसको खाने की नली हिंदी में कहा जाता है। ये अपना खाना देगी स्टमक को। स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। यहाँ पे उपस्थित जो HCl है वो आपके खाने को इजी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा ताकि आपका जो खाना है वो आसानी से पच सके। अब यहाँ पे सारा खाना नहीं पचेगा, यहाँ पे पार्शियल खाने का डाइजेशन होगा। बाकी का जो खाना है वो सीधा आपकी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, अपने उस बचे हुए खाने को वहीं पे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगी ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनर्जी बन के आपकी बॉडी में रम जाए, और जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको वो आपके रेक्टम या एनएस के थ्रू बाहर निकाल देती है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग देख रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपकी बॉडी में आप लिक्विड ले रहे हो उसको अब्जॉर्व करेगी, और साथ साथ आपको उस पानी का, आपको डिहाइड्रेटेड ना फील हो, ये काम हमारी कौन करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम है, पैनक्रियाज, ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम है कि वो आपका जो यूरिन है, जो किडनी ने आपको यूरिन फिल्टर करके दिया है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करेगा। पैनक्रियाज आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करेगा, साथ साथ आपकी बॉडी में जो इंसुलिन लेवल है, आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है, उसको भी ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा, इन चेक रखेगा। अब आते हैं अगली तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लूकोज ड्रिप। आपने कभी बहुत खेलने के बाद या कभी आपको डिहाइड्रेशन के बाद, डायरिया के बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती होगी। कमज़ोरी फील होने के साथ साथ खाने का कुछ मन नहीं करता, ना कुछ पीने का मन करता है, तो बॉडी में ताकत के लिए सिर्फ एक जरिया बचता है, वो होता है ग्लूकोज ड्रिप। ग्लूकोज ड्रिप आपको आईवीज के थ्रू या स्मॉल इंजेक्शन या स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू आपको चढ़ाया जाता है।
यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है दिखाने के लिए। यहाँ पे एक लड़की है जो बहुत बीमार पड़ी है और उसको हम ग्लूकोज ड्रिप के सहारे उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ग्लूकोज ड्रिप का सिंपली काम है, इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। सबसे पहले तो इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और साथ साथ ये डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इट इज़ नॉट फॉर ओरल इनटेक कि लिए ग्लास में और पी गए, नहीं, ये डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। आपके ट्यूब लगाई जाती है, कैन्युलाज लगाए जाते हैं और कैन्युलाज के थ्रू जो है ये आपको चढ़ाया जाता है। कब चढ़ाया जाता है, डिहाइड्रेशन के दौरान, क्योंकि ये आपकी बॉडी के शुगर लेवल को बूस्ट अप करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज ड्रिप का काम क्या है, तो सबसे पहले तो आपके शुगर लेवल को बूस्ट करना, साथ साथ आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो रही है उसको खत्म करना। यहां हम देख रहे हैं अचार। अब कोई भी खाना हो तो उसके साथ अचार होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अचार को बनाने में जो तरीका होता है वो बहुत लंबा खिंचता है। लंबा खिंचने का कारण ये है कि अचार बनाने के लिए जितने भी फलों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गाजर, मूली, नींबू, आम, इनके अंदर जो वाटर कंटेंट है, यानी कि इनके अंदर जो पानी है, उसको सुखाना है। पानी क्या करेगा, अगर हमने पानी भरे में ही अचार डाल दिया कि मान लीजिए बस काटा और अचार डल गया, तो पानी उसमें क्या इंड्यूस करेगा, उसमें बैक्टीरिया इंड्यूस करेगा। और बैक्टीरिया इंड्यूस होने से क्या होगा, वो अचार मोल्ड करने लगेगा, यानी उनमें फंगस लगने लगेगी और बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी अचार बनाने के पहले का जो प्रोसेस है वो यही करते हैं, धोया, काटा और कम से कम भी 3-4 दिन उसको अच्छे से कड़क धूप में सुखा दिया, ताकि जितना भी इसका वाटर लेवल है, वाटर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो मसाले उसमें पड़ेंगे, जो तेल उसमें पड़ेगा, वो मसाले और तेल इसको बहुत आसानी से पकड़ पाए, एकदम जकड़ पाए, मसाले में एकदम लथपथ हो जाए। तो धूप में सुखाने का, ग्लास जार या बॉटल को रखने का सिर्फ एक मकसद कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को हमें ख़त्म करना है, क्योंकि वो मॉइस्चर बैक्टीरिया पैदा करेगा, मोल्ड बनेगा और आपका अचार क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे है पिचर प्लांट, जिसको हम लोग नेपेंथीज के नाम से भी जानते हैं। पिचर प्लांट आपको पिचर की शेप में दिख रहा होगा। पिचर का मतलब है मटका या कोई भी ऐसी सुराही टाइप स्ट्रक्चर। मटके का शेप में ये प्लांट होता है, इसीलिए इसको पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कार्निवोरस पौधा है। कार्निवोरस पौधा यानी कि जो जंगली जीवों पे अपना जीवन जीता है, कार्निवोरस प्लांट है। और ये कार्निवोरस प्लांट क्या करता है, आप इसके ऊपर ये ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। जब भी इसके आसपास इन स्ट्रक्चर पे बहुत स्टिकी लेयर होती है, बहुत चिपचिपी एक लेयर होती है कि कोई भी इंसेक्ट अगर यहाँ के बैठ जाता है ना तो वो चिपक जाता है और उसके चिपकते ही वो अपने पिच को तुरंत बंद कर लेता है और वो ऑटोमेटिकली पिच में जाता है और पिच में जाके डाइजेस्ट करके पिचर प्लांट को उसकी एनर्जी मिलती है ताकि वो और बढ़ सके। पिचर प्लांट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के मेघालय में। अगर सवाल किया जाए कि पिचर प्लांट इंडिया के कौन से पार्ट में मिल रहा है, तो वो मेघालय में मिल रहा है। इसकी पिचर जैसी शेप होती है और माउथ जो है वो एक लीफ से, ये छोटी लीफ से कवर होता है। साथ साथ इसमें एक स्पेशल ऐसी स्मेल होती है। पिचर प्लांट अपने जानवरों को, अपने इंसेक्ट को, अपने शिकार को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी स्मेल के थ्रू। इसकी जो ये स्मेल है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी जानवर या कोई भी इंसेक्ट जो होता है वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है और वो जैसी माउथ पे बैठता है, यानी कि इस सराउंडिंग पे बैठता है, पिचर प्लांट अपने लिड को जल्दी से बंद कर लेता है और वहां से अपनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। वेलक्रो, आपने अपने बैग्स में, अपनी बीपी मशीन्स में या फिर अपने फ्लोटर्स में जो सैंडल आप पहनते हैं उसमें वेलक्रो ज़रूर देखी होगी। वेलक्रो का आविष्कार करा था जॉर्ज डे मेस्ट्रेल ने। अगर आपसे सवाल किया जाए कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज डे मेस्ट्रेल ने करा था। कब किया था, 1941 में किया था। दो सवाल बन रहे हैं कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया, जॉर्ज डे मेस्ट्रेल। कब किया, 1941। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने कपड़ों में, अपने शूज़ में, अपने बैग में, बेल्ट्स में और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल वेलक्रो में किया जाता है। वीरू सहस्त्रबुद्धे जी ने तो अपना टाइम बचाने के लिए इस्तेमाल किया था इसको। शुक्र है कि जॉर्ज डे मेस्ट्रेल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी कि ऐसी भी कोई चीज़ है, वरना वो तो बटन लगाते लगाते थक गए होते। अब आते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। आपके घर में सब्जी कहाँ से आई, मम्मी लाई। मम्मी कहाँ से लाई, बाजार से लाई। बाजार वाले ने उगा के दी। लेकिन असल में ये सब्जियों का वास्तविक आगमन हुआ कहाँ से,
कहाँ से पता चला कि इन सब्जियों को खाया भी जा सकता है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रीन चिली, यानी कि आपकी तीखी मिर्ची, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का ओरिजिन है साउथ अमेरिका से। सिमिलरली जो आपका आलू है वो भी कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से। टमाटर जो आपके खाने को फ्लेवर दे रहा है, टैंगीनेस दे रहा है, वो भी कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से आया है। कैबेज और पीस जैसी जो आइटम्स है, जो सब्जियां हैं, यानी कि जो पत्ता गोभी है, जो मटर है, वो कहाँ से आई है? वो यूरोप से आई है। कॉफ़ी बीन आपने सुना होगा, सबसे पहला जो खोज थी वो कॉफ़ी की अफ्रीका में ही हुई थी। तो कॉफ़ी बीन हमें किसने दी है? अफ्रीका में दी है। लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, भिंडी को हम लोग ओकरा के नाम से भी जानते हैं। भिंडी को हम ओकरा के नाम से भी जानते हैं। जो ओकरा है या जो भिंडी है, लेडी फिंगर है, वो भी हमें कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। अगली स्लाइड हम लोग देख रहे हैं घाटसी सर। घाटसी सर असल में एक लेक है। सार का मतलब होता है लेक। तो ये एक ऐसी लेक है, किसने बनाई थी? किंग रावल जयसाल ने, जो कहाँ के हैं? जैसलमेर, राजस्थान के। इन्होंने 650 साल पहले इस लेक को बनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके एरिया में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी का एक्सेस आसानी से नहीं है। तो उन्होंने अपनी पानी के एक्सेस को इजी बढ़ाने के लिए, या फिर अपने एरिया की जो सुंदरता है, अपने महल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए घाटसी सर लेक बनवाई थी। तो सवाल है कि घाटसी सर लेक किसने बनवाई? किंग रावल जैसल ने, यानी कि राजा रावल जैसल ने। कहाँ के हैं वो राजा? जैसलमेर यानी कि राजस्थान में। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप लीडिंग टू द वाटर। इस लेक में यहाँ पे घाट के सीढ़ियाँ बनाई गई है, जिन सीढ़ियों से उतर करके वहाँ पे पानी तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आज घाटसी सर यूज में नहीं है। घाटसी सर लेक को आज के टाइम में बंद कर दिया गया है, इसका कोई वहाँ पे अब यूज नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट संघ है, जिस संघ का नाम है तरुण भरत संघ। तरुण भरत संघ किसने बनाया था? ये बनाया था डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। डॉक्टर राजेंद्र सिंह का सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरीके से मुझे इन्वायरमेंट को, यानी कि अपने पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाने की एक बहुत बड़ी मुहिम, यानी कि पानी को बचाने की एक बहुत बड़ी मुहिम थी, जो कब लागू की गई थी? 1975 में। 1975 की इस संघ में इसने, तरुण संघ ने यहाँ पे जो है लेक बनाए थे, जोहाड़ बनाए थे छोटे छोटे एरियाज में, ताकि जो लोग पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं या पानी के जैसे रिसोर्स से वंचित है, तो उनके लिए इन्होंने बहुत इजी एक सिस्टम डेवलप किया था। साथ साथ ये बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और इनको जो है हम लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कौन सा संघ बनाया था? तो नाम है तरुण भरत सिंह, भरत संघ या तरुण भारत संघ। किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। कब बनाया था? 1975 में। साथ साथ इनको किस टैग के नाम से जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने पानी का एक्सेस कैसे इजी किया? तालाब बना के, जोहाड़ बना के। सॉल्टियस लेक यानी कि डेड सी। डेड सी का नाम आपने सबने सुना होगा। हमें समुद्र से नमक मिलता है, जाहिर सी बात है समुद्र के पानी में बहुत नमक होता है, लेकिन डेड सी इज द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल। ये वर्ल्ड का सबसे सॉल्टीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नमकीन पानी का ऐसा समुद्र है जहाँ पे इंसान अगर चला भी जाए तो वो डूब नहीं सकता, वो उस पर तैरने लगता है, क्योंकि इसका वाटर कंटेंट इतना हाई है कि वो बॉडी के वेट को आसानी से झेल लेता है। She would not drown. See, if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. यानी कि अगर वो तैरना नहीं जानती है, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी मनुष्य अगर तैरना नहीं जानता और वो डेड सी के आसपास भी जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 340 ग्राम ऑफ सॉल्ट है इन एवरी लीटर ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप उसमें से 1 लीटर पानी को उठाएंगे, उस हर 1 लीटर पानी में आपको 340 ग्राम नमक मिलेगा, जो कि किसी भी सी वाटर से 10 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर आप नॉर्मल सी को देखेंगे तो सिर्फ 34 ग्राम मिलेगा नमक, लेकिन डेड सी में कितना मिल रहा है? 340 ग्राम, जो किसी भी नॉर्मल सी से 10 गुना ज़्यादा है। तो विच इज़ द सॉल्टीएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? तो वो और कोई नहीं, आपका डेड सी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सॉल्ट कैसे बनता है। नमक को बनाने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया, या फिर एक बहुत ही, कैसे कहें इसको, महीन प्रक्रिया होती है। समुद्र का किनारा देखा जाता है, समुद्र के किनारे में छोटे छोटे बेड्स बनाए जाते हैं। बेड्स बनाना यानी कि छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं। उन गड्ढों में
समुद्र के पानी को भरा जाता है और वहाँ की जो सनलाइट है, जो धूप है, वो पानी को इवेपोरेट करती है। पानी सारा क्या होता है, उड़ जाता है और उसमें जो रह जाता है नमक, वो वहीं शैलो बेड्स में रह जाता है। फिर उस नमक को वहाँ से निकाला जाता है और वही नमक आपके घरों में आपका टेस्ट बढ़ाने के लिए काम आ रहा है। तो सॉल्ट कैसे बन रहा है? सॉल्ट बनाने की सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है वो है इवेपोरेशन। कहाँ बनाया जाता है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे बेड्स होते हैं, शैलो बेड्स होते हैं। शैलो बेड्स बना करके वहां पे उनको रखा जाता है और पानी के उड़ने के बाद सिर्फ वहां पे नमक बचता है। डांडी मार्च। अब नमक तो मिल गया, लेकिन नमक के ऊपर टैक्स किसने हटवाया? वो थे हमारे गांधी जी। अगर गांधी जी ना होते तो आज नमक पे भी टैक्स मिल रहा होता। गांधी ने डांडी मार्च शुरू करी, जिसको हम लोग आज सॉल्ट मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक आंदोलन या फिर नमक मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये जो मार्च थी ये हमारी शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से, जो कि है हमारी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हो रही इस साबरमती आश्रम से चलने वाली इस मार्च को कहाँ खत्म किया गया? दांडी तक लेकर गए और इसका डिस्टेंस है तकरीबन 240 माइल। अक्सर सवाल किया गया है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कहाँ खत्म हुई? दांडी पे खत्म हुई। और यहाँ पे कितनी किलोमीटर या कितने लंबी ये चली थी 240 माइल। सवाल है कि दांडी मार्च कौन से सन में हुई थी, तो वो सन था 1930 यानी कि 1930। लीड किसने करी? सब जानते हैं, दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने लीड करी थी। यहाँ हम लोग दे रहे हैं किंचोना ट्री। किंचोना ट्री एक ऐसा ट्री है, जब डॉक्टर नहीं होते थे या हमें कोई बड़ी दवाई नहीं पता होती थी, तो मलेरिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें चाहिए था रामबाण इलाज। वही रामबाण इलाज बनकर उभरा किंचोना ट्री। किंचोना ट्री को जो है हम लोग मलेरिया की मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि अर्लियर पीपल यूज टू बॉइल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट्स, यानी कि जो उसकी छाल होती है, ये जो इसका तना है, इसके तने को जो है छील करके पानी में धो करके उबाला जाता है और उबाल कर जो पानी उससे मिलता है, जैसे आप बुखार में गिलोय की बेल का पानी जरूर पीते होंगे, उस गिलोय की पानी की बेल को कैसे बना रहे हैं? उसमें गिलोय उबाल के उस पानी को पिया जा रहा है, जिससे आपके जो फीवर है, जो आपके प्लेटलेट्स है, उनको इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे किंचोना ट्री की जो बार्क है, जो उसकी छाल है या जो उसकी टहनी है, उसको छीला जाता है, धोया जाता है, पानी में उबाल करके जो उसका पानी बचता है छना हुआ, उसको दिया जाता है मलेरिया वाटर को, मलेरिया पेशेंट्स को। आज के टाइम में तो मलेरिया के लिए काफ़ी सारी टैबलेट्स आ गई है, लेकिन पुराने टाइम में जब टैबलेट्स नहीं थी, कोई एंटीटोड्स नहीं थे, कोई इंजेक्शंस नहीं थे, तो उस दौरान लोग मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन से पेड़ का इस्तेमाल करते थे? किंचोना ट्री का। या फिर किंचोना ट्री का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं? वो है उसकी बार्क यानी कि उसकी पेड़ की छाल। यहाँ पे एनीमिया यानी कि खून की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी थी एमसीडी स्कूल्स में, जो नगर निगम के स्कूल हैं। वहाँ पे देखा गया था कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, यानी कि जिनको एनीमिया है। एनीमिया होने के कारण ना तो बच्चों का मन पढ़ाई में लग रहा था, ना उनका मन खाने में सही हो रहा था, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। तो उस कमज़ोरी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारी भारतीय सरकार ने एक ऐसी मुहिम चलाई जिसमें एमसीडी के स्कूल या फिर जो वहाँ पे नगर निगम के स्कूल हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को बिठाया गया था, जहाँ पे एनीमिया की जांच होती थी, हीमोग्लोबिन की जांच की जाती थी। जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है या फिर एनीमिया पीड़ित पाए गए हैं, उन बच्चों को वहाँ पे आयरन टैबलेट्स देने की भी मुहिम शुरू की गई थी। यहाँ हम देख रहे हैं मच्छर। ये मच्छर सीधा साधा मच्छर नहीं है, इस मच्छर का नाम है एनोफिलस मॉस्किटो। सवाल है कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है, तो वो आपका और कोई नहीं, एनोफिलस मॉस्किटो है। एनोफिलस मॉस्किटो फीमेल है, मेल नहीं है। जो फीमेल मच्छर एनोफिलस मॉस्किटो होगी वो आपको कौन सी बीमारी देगी? मलेरिया देगी। बछेंद्री पाल जी हमारी इंडिया की एक ऐसी विमेन है जिन्होंने हमारे इंडिया का झंडा हमारे देश की, हमारे इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत पे लगाया है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे। बछेंद्री पाल जी हैं एक इंडियन माउंटेनियर, यानी कि एक भारतीय पर्वतारोही हैं। ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन बनी थी, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन, यानी कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके इन्होंने देश का, यानी कि हमारे इंडिया का झंडा फहराया था। और यहाँ पे शी इज़ ऑल्सो द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, यानी कि जो
हमारे इंडिया का थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, कौन सा? पद्म भूषण अवार्ड। इन्होंने सरकार से उस अवार्ड को भी जीता है। तो कौन सी ऐसी पहली महिला है जिन्होंने देश के सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ी? तो वो और कोई नहीं, हमारी बछेंद्री पाल जी हैं। अब हम देख रहे हैं ग्लोब। आपने भारत को एक नक्शे में देखा होगा, आपने वर्ल्ड को एक नक्शे में देखा होगा, लेकिन वो एक लैंडस्केप व्यू है। हमें चाहिए 3D व्यू। हम चीज़ों को 3D में देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम हर चीज़ को 3D में देखने की आशा करते हैं। तो शुक्र है हमारे पास ग्लोब जैसी इन्वेंशन है। ग्लोब ने हमारा काम इतना आसान कर दिया कि हम अपनी अर्थ को, यानी कि हमारी पृथ्वी को, हम लोग एक 3D व्यू में देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 डायमेंशनल जो मॉडल है, ये इसको हम 3D मॉडल बोलते हैं अपनी अर्थ का। तो अगर पूछा जाए कि अर्थ का 3D मॉडल कौन सा है, तो वो आपका ग्लोब है, जिसमें आपको लैंड, मास, ओशन सब कुछ बहुत क्लियरली दिख जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और हमारी बहुत ही एक खास विमेन जिनका नाम है सुनीता विलियम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहले आदमी थे, पूरे विश्व के पहले ऐसे आदमी, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जिन्होंने मून पे अपने पहला कदम रखा था। कब रखा था? 1969 में। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के ऐसे पहले आदमी बने थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा था। लेकिन अगर इंडिया की बात करी जाए कि इंडिया के फर्स्ट कौन थे जिन्होंने मून पे अपना पहला कदम रखा, तो वो थे हमारे राकेश शर्मा। सुनीता विलियम के बारे में अगर बात करें तो सुनीता विलियम ने 2007 में एक रिकॉर्ड कायम किया था, जो रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट लीड बाय अ वुमेन। पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट को रन किया था, लीड किया था। कब किया था? 2007 में। ये गई थी वहां पे कल्पना चावला जी के जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी खोजबीन करने। साइंटिस्ट ने जो है एक स्पेशल टेक्निक निकाली है, स्पेशल मशीन निकाली है, जिसके सहारे हम लोग ऑयल को निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन टू फाइंड दिस आउट यानी कि यहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही है। पेट्रोल को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने टेक्निक्स निकाली, मशीन्स बनाई, ताकि इजीली जो है उनको एक्सेस किया जा सके, उन्हें पता चल सके कि ज़मीन की कौन सी सतह के नीचे जो है तेल है। तो ये ऑयल स्मेली, थिक और डार्क होने के साथ साथ हमें पता चल जाता है। उसके बाद उनको जो है सेपरेट किया जाता है और पेट्रोलियम में तब कहीं जाके हमें पेट्रोल, केरोसिन और डीजल जैसे ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे आई है चांगपा ट्राइब। चांगपा ट्राइब जो है एक छोटा सा ट्राइब है जिसमें तकरीबन 5000 लोगों की जनसंख्या है। चांगपा ट्राइब जो है कहाँ की है? लद्दाख रीजन की। सवाल किया जाए कि चांगपा ट्राइब कौन से रीजन की है, तो वो लद्दाख की है। चांगपास हमेशा अपनी गोट और अपनी शीप को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। साथ साथ इनको इन गोट से या फिर अपनी जो शीप है, अपनी भेड़ बकरियों से क्या मिल रहा है? मिल्क, मीट, स्किन मिल रहा है। और साथ साथ ये अपने टेंट को एक नाम देते हैं जिसका नाम है रीबो। इनके जो याक होती है, आपने याक देखे होंगे, याक के जो बाल होते हैं उससे अपने जो रीबो को बनाने के लिए, अपने टेंट को बनाने के लिए याक के बालों का ये इस्तेमाल करते हैं। पश्मीना, पश्मीना शॉल का नाम आप सबने सुना होगा। मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट सॉफ्ट और सबसे क्वालिटी फाइन वाला जो शॉल है, जो वूल है, वो हमारे इंडिया में कहाँ से आ रहा है? पश्मीना यानी कि कश्मीर से। पश्मीना बहुत सॉफ्ट है, फाइन है, साथ साथ बहुत जेंटल है स्किन पे। पर्शियन ने पश्मीना को गोल्डन फाइबर तक का टैग दिया गया है। याद रखिएगा, इंडिया की लोकल लैंग्वेज में गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पर्शियंस हैं यानी कि जो फारसी लोग हैं, उन्होंने पश्मीना को गोल्डन फाइबर का टैग दिया है। The goats from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitudes. जो गोट पश्मीना वूल को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं वो गोट होती हैं चांगतांगी गोट। पश्मीना वूल जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गोट के ऊपर आपको मिलेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर गेट के हेयर जो एक्सट्रैक्शन होता है उससे बनेगा, जो कौन सी है? चांगतांगी गोट। तो अगर पूछा जाए पश्मीना कहाँ से बिलोंग करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर से। साथ साथ कौन सी गोट के सहारे ये मिल रहा है हमें? चांगतांगी गोट के सहारे। गोल्डन फाइबर पर्शियन ने किसको टैग दिया है? पश्मीना को टैग दिया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जनवरी 26, 2001 को आने वाले सबसे खतरनाक भूकंप। इंडिया जब अपना 52वां गणतंत्र दिवस यानी कि 52nd रिपब्लिक डे मना रहा था, उसी दौरान इंडिया को एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा था, जहाँ पे गुजरात यानी कि भुज में 2001 जनवरी 26 को एक बहुत खतरनाक भूकंप आया था,
जिसका रिचर्ड स्केल पे माप लिया गया तो वो 7.7 का था। तो अगर सवाल किया जाए गुजरात में भूकंप कब आया था, तो वो था 26 जनवरी 2001। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक ऐसी सब्जी, एक गुजराती सब्जी जिसको हम नाम देते हैं ऊंधिया। इसको अपसाइड डाउन भी कहा जाता है। ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन। यहाँ पे ये एक तरीके का स्ट्यू होता है, एक ऐसी तरीके की सब्जी होती है जिसमें वेजिटेबल्स को यानी कि सब्जियों को एक मटके में यानी कि क्ले पॉट में डाला जाता है, जिसमें साथ साथ स्पाइसेस यानी कि खड़े मसाले डाले जाते हैं और उन मसालों को स्लोली पका करके, भट्टी में पका करके एक ऐसी डिश बनती है जिसका नाम रखा जाता है ऊंधिया। तो ऊंधिया कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? गुजरात। और ऊंधिया का मतलब क्या है? अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा सीधा। यहाँ हम देख रहे हैं राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट जो कि इंडिया ने लागू किया था, जिसने गवर्नमेंट ने लागू करा था, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा दैट पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। अगर किसी भी समुदाय, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को एक फॉरेस्ट लैंड पे रहते हुए 25 साल या उससे अधिक हो चुके हैं, तो उस लैंड, उस फॉरेस्ट लैंड पे अगर किसी का अधिकार है, उस पे जीने वाली, उस पे होने वाली, उगने वाली किसी वस्तु पे अगर किसी का अधिकार है, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का रहेगा। साथ साथ दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको उस जंगल के क्षेत्र से नहीं निकाला जा सकता। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा, यहाँ पे जो ग्राम सभा होगी उस गांव की, वो ये काम देखेगी। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब लागू किया गया था? 2007 में लागू किया गया था, जिसका मोटिव सिर्फ यही था कि 25 साल या उससे ज्यादा में जो भी वहां की लोकल ट्राइब्स रहेंगी उसका आधिपत्य उस क्षेत्र में रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो झूम फार्मिंग जो है, हम लोग एक फसल को काट करके, जब फसल पूरी उग जाती है उस फसल को वहां से काट दिया जाता है और फसल को काटने के बाद उस जमीन को ऐसे ही कुछ साल छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज ग्रोन देयर, यानी कि वहां पे कुछ नहीं उगाया जाता। और जो बाद में बैम्बू या किसी भी वीड यानी कि अन्य प्रकार के जो अनवांटेड ग्रोथ होती है उसको वहां पे जला दिया जाता है, उनको कट नहीं किया जाता, जला दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो ऐश है, जो जली हुई ऐश है, जो बचा होगा वो आपकी लैंड को और फर्टाइल करेगी, ताकि जो आगे आप सॉइल, जो फसल उगाएंगे उससे सॉइल जो है आपकी बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहेगी। तो कौन सी फसल है जिसमें हम सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं बर्निंग के थ्रू? तो वो आपकी झूम फार्मिंग है, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। कई जगह पे इनके कई लोकल नेम्स भी हैं, लेकिन जो सार्वजनिक नाम है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे एड्रेस करते हैं वो है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंडिया में लोकली इसे झूम फार्मिंग, मिल्पा या और भी कई ऐसे नाम से जाना जाता है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। जो वीड्स होते हैं, यहाँ पे वीड होते हैं अनवांटेड, हम उगाते नहीं हैं लेकिन ये फिर भी उग जाते हैं। तो इन अनवांटेड पौधों को या इन अनवांटेड जो ग्रोथ है, इसको कभी भी जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, इसको उसकी जड़ के ऊपर से काट दिया जाता है, जड़ को वहीं पे छोड़ दिया जाता है, ताकि जो जड़ होगी वो वहीं पे सॉइल में मिक्स हो जाए और सॉइल में मिक्स होके ये सॉइल को क्या करेगी? फर्टाइल करेगी। तो वीड का जो काम है वो क्या है कि वो उसकी सॉइल को क्या कर रही है? फर्टाइल कर रही है। चरखा, महात्मा गांधी का एक ऐसा हथियार जिसने, इस हथियार ने हमारे देश में विदेशी को त्यागना और स्वदेशी को अपनाना सिखाया है। महात्मा गांधी ने इस चरखे पे काम करके हमें खादी जैसी वस्तु का योगदान हमें दिया है। खादी लाने वाले और कोई नहीं, महात्मा गांधी थे। चरखा उनका सबसे बड़ा हथियार था। चरखा को हम इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील कहते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्पन कॉटन टू मेक वूल, टू मेक क्लोथ, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए जो रुई है उस रुई को बुना जा रहा है ताकि उससे कपड़ा बन सके। यहां हम देख रहे हैं चिराव। चिराव जो है एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि मिजोरम से बिलोंग करता है। ये जो डांस है यहाँ पे बैम्बू स्टिक्स का, यानी कि जो बैम्बू की जो तने होते हैं उन बैम्बू के तनों को इस्तेमाल करके यहाँ पे ये डांस जो है किया जाता है। यहाँ पे हम इसको बैम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं। तो बैम्बू डांस के नाम से कौन सा डांस है या कौन सा फोक डांस है जो मशहूर है, वो है हमारा छेराव। और छेराव कहाँ का है? हमारा जो छेराव है वो मिजोरम का है। As the drum beat, the bamboos are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo stick and dance out to the beat. यानी कि बैम्बू से यहाँ पे जो है डांस की कला, नृत्य कला दिखाई जाती है। मुकदम, मुकदम
एक शुगर केन फैक्ट्री के लीडर समझ लीजिए। मुकादम जो होते हैं वो एक ऐसा एजेंट होता है जो अपने आसपास के जो गन्ने के खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनको शुगर केन फैक्ट्रीज में अपॉइंट करते हैं, वहाँ पे उनको लगाते हैं, साथ साथ ये लोगों को काम भी देते हैं, यानी कि जो आसपास के गांव के लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, तो जो मुकादम होता है वो क्या करता है कि अपने आसपास के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को किसी भी गन्ने के खेत में या किसी भी गन्ने की जो फैक्ट्री है वहाँ पे काम देता है। तो यहाँ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। अब आपका काम है इन तीनों क्लासेस को पढ़ना, रिवाइज करना। अगली बार मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी इन्हीं क्लासेस से जुड़ी और आपके सीटेट की क्लासेस से जुड़ी कुछ ऐसे पीवाईक्यूज लेकर जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय।